welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 11th students, भाई as per schedule आज डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11th AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग की धमाकेदार शुरुआत आज हम करेंगे इस सेशन से, जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। जी हाँ, क्योंकि आपसे आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल्स के नाम पर जो चीजें पूछी जानी है एआई में, वो है पाइथन के प्रोग्राम्स, है ना। तो उसके पहले समझ लेते हैं आखिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, किस लिए डिजाइन की गई है, इसमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, और इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी एक पर्सन को आना चाहिए यदि वो अपने कोडिंग करियर की शुरुआत करता है, यदि वो बिगिनर लेवल से कोडिंग सीखना चाहता है, तो क्लास 11th आईपी हो, सीएस हो, एआई हो या आईटी हो, सभी में पढ़ना है आपको पाइथन प्रोग्रामिंग। एंड होपफुली आपको अब ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर, क्योंकि हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th एआई में पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर, जल्दी से कर दो, क्योंकि इसके पहले का यूनिट 1 और यूनिट 2 हम ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके वीडियो लेक्चर्स की लिंक आपको, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं विद फ्री ऑफ नोट्स। तो नोट्स के लिए यदि परेशान हो रहे हो तो बेटा जी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको सारे यूनिट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हो गई सारी प्रॉब्लम सॉल्व, कर दे स्टार्ट। चलिए तो शुरुआत से समझ लेते हैं कि आखिर ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इतनी पॉपुलर है क्यों, इसको किसने डेवलप किया और इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया। तो ये एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो सभी के माइंड में आते हैं। यदि आप पहली बार पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो क्लास 11th में आने पर, एआई लेने पर, तो बेटा जी आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर इसका नाम ऐसा पाइथन स्नैक जैसा नाम क्यों रख दिया, और ये लैंग्वेज बनाई किसने है। तो बेटा जी ये जो पर्सन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जिनकी फोटो देख रहे हो, बेसिकली इनका नाम है गाइडो वॉन रॉसम, जिन्होंने बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग को इन्वेंट किया। अब आप सोच रहे हो कि मैम इन्होंने पाइथन नाम क्यों रखा, क्योंकि जब ये अपने पाइथन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ना, तब वो एक बीबीसी शो देखते थे, कॉमेडी शो, और उस कॉमेडी शो में ना बेसिकली एक कैरेक्टर था, और वो कॉमेडी कैरेक्टर था जो इन्हें बहुत पसंद था। अभी हर कोई कुछ ना कुछ सीरीज देखता है, कोई टीवी सीरियल्स देखता है ना, जिसमें किसी ना किसी को कोई ना कोई कैरेक्टर्स पसंद होता है। तो सिमिलरली उनको भी वो कैरेक्टर बहुत पसंद था, जिसका नाम था मोंटी कार्लो पाइथन। ठीक है, तो बस उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के नाम से इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया, क्योंकि ये अपने इस प्रोजेक्ट का नाम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और अच्छा रखना चाहते थे। दैट्स व्हाई उन्होंने अपनी इस लैंग्वेज का नाम पाइथन प्रोग्रामिंग रखा। तो पाइथन का नाम कैसे पड़ा, किसी स्नैक के नाम से नहीं रखा गया है, जबकि पाइथन प्रोग्रामिंग का नाम एक बीबीसी टीवी शो की मदद से, जो उसमें कैरेक्टर था मोंटी पाइथन करके, उसके नाम से रखा गया है ना। और ये लैंग्वेज किसने डेवलप करी, गाइडो वॉन रॉसम ने 1991 में। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो ये लाइन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब यदि आपसे कोई पाइथन प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री पूछता है तो भाई बेझिझक आप अपना आंसर देकर उसको आ सकते हो। आज भी बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि भाई क्यों पाइथन का नाम, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा गया, किस बेसिस पे रखा गया, आखिर इसके पीछे क्या राज है। तो राज की बात मैंने आज आपको बता दी है ना। तो पाइथन जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वॉन रॉसम एंड रिलीज्ड इन 1991. पाइथन गॉट इट्स नेम फ्रॉम अ बीबीसी कॉमेडी सीरीज मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। देखो नाम भी प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखा हुआ है, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जिसमें मोंटी पाइथन नाम का एक कैरेक्टर है, उसके बेसिस पे उन्होंने अपने इस लैंग्वेज का नाम रखा। तो मैम ये तो हो गई हिस्ट्री, ठीक है, समझ में आ गया। बट व्हाई इट इज सो मच पॉपुलर, हर जगह पाइथन की बात क्यों की जाती है, चाहे सीएस पढ़ो तो वहां पाइथन पढ़ना, आईटी पढ़ो वहां पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बात की जा रही है, आईपी लोगे आप क्लास 11 12th में तो उसमें भी पाइथन पढ़ते हैं। भाई कोडिंग की शुरुआत आजकल पाइथन से ही होती है, बच्चे को पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, चाहे 5th की बात करो, 6th की बात करो, है ना। तो ऐसे क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, तो रीजन है इसके, सुनो रीजंस। पहला रीजन ये है पाइथन प्रोग्रामिंग का फेमस होने का बेटा जी, कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप समझते हो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि आप यहाँ पर अपनी ओन लैंग्वेज में कोड करोगे और वो कोड मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मशीन किसे समझती है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि मशीन सिर्फ एक ही भाषा समझती है, जिसको कहते हैं 0101 बाइनरी लैंग्वेज, है ना, ये कहते हो ना। अब आप तो 01 का कोड याद नहीं रख पाओगे, आपको याद रहेगा क्या, सपोज कितने सारे नंबर्स है, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, इनसे बनने वाले कितने वर्ड्स हैं, क्या आप 0101 में कोड याद रख सकते हो, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में कोड करते हैं
और मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो कोड इंटरनली कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में कोड करोगे, जैसे आप बोलते हो वैसे ही आप कोड भी लिख सकते हो। सो इसीलिए ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जो आपकी लैंग्वेज है उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो हम समझते हैं इंग्लिश टाइप जो लैंग्वेज है जिसमें कोड करोगे वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और मशीन जिसे समझती है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिकली ट्रांसलेटर है उसका नाम है इंटरप्रेटर। क्या है? इंटरप्रेटर। अब ट्रांसलेटर्स बेसिकली देखा जाए तो इंटरप्रेटर कंपाइलर दो होते हैं, एक असेंबलर भी होता है जो ओल्ड हो गया, लेकिन आजकल जो यूज होते हैं वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर। जावा की बात करेंगे तो वहां पे कंपाइलर यूज होता है, सी प्लस प्लस की बात करो तो वहां कंपाइलर यूज होता है, लेकिन पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी दोनों ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब दूसरी कमाल की बात जिससे ये पॉपुलैरिटी गेन कर रही है वो है फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग। बहुत ध्यान से समझना, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा रही हूँ ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कभी कोई आपसे लाइफ में पूछ लेना कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कभी कोई आपसे पूछ ले इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों है पाइथन, तो आप आराम से बता सकते हैं। अभी फ्री एंड ओपन सोर्स का क्या लॉजिक है मैम? देखो, फ्री का मतलब तो ये है फ्री फ्री फ्री, जिसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। तो ऑब्वियस इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। इंटरनेट पे बकायदा जाओ python.org की वेबसाइट, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिंगल क्लिक से पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो। अब कैसे करें मैम? तो इसका पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ऑलरेडी पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करना है, 2 डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। जाकर वो वीडियो देख लेना, छोटी छोटी वीडियोस है, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है। ओके जी, तो आप ये समझ जाओगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद ये ओपन सोर्स का क्या लॉजिक है, सुनो। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, देखो कोई सा भी सॉफ्टवेयर किसी ना किसी लैंग्वेज में बनाया जाता है। अभी हम पाइथन प्रोग्रामिंग की भी बात करें तो ये भी किसी लैंग्वेज में डिजाइन किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आसमान से अवतरित हो गई लैंग्वेज, ऐसा नहीं होता है ना। गाइडो वन रोजम ने भी किसी और सॉफ्टवेयर, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेकर इस लैंग्वेज को बनाया होगा। तो एबीसी और मॉड्यूला 3 लैंग्वेज जो है उसके कुछ कोड्स, उसके कुछ लॉजिक्स को यूज करके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। तो इसका जो कोड है जिसमें इसको डिजाइन किया गया है वो कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसे कहते हैं सोर्स कोड। मतलब जिस कोड में, जिस लैंग्वेज में आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, जो आप सोर्स कोड, जो आप बेसिकली कोड लिखते हो ना, वो कोड सोर्स कोड कहलाता है। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। यदि आप एक्सपर्ट हो, यदि आपको प्रोग्रामिंग बहुत शानदार तरीके से आती है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से बदल सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। ठीक है, आप अपने हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को बदल के कोई नया वर्जन इसका लॉन्च कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स कोड हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वेबसाइट पे मिल जाता है। So that's why it is more popular language. Understood? Now दूसरी कमाल की बात जो उसको पॉपुलर बनाती है, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब इसकी क्या कहानी बताऊं? इसके जो कोड है वो आप हर कहीं रन कर सकते हो। मतलब यदि मैं बात करूं आपको विंडोज की, या मैं बात करूं एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स, यस ऑफ कोर्स, और या फिर आप एप्पल के जो iOS मैकिंटोश मशीन्स होती है उस पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसके कोड को रन कर सकते हो, चाहे लाइनक्स हो, एंड्रॉइड हो, विंडोज हो, iOS हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम सब सपोर्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, runs virtually every platform if a compatible Python interpreter is installed. Understood? Now easy to use and learn. अभी देखो बच्चा भी पाइथन के कोड लिख लेता है। Why? बिकॉज इसके जो कोड है वो लेस सिंटेक्सेस से भरे होते हैं। मतलब यहाँ पे भर के बहुत सारे सिंटेक्सेस फॉलो नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल लैंग्वेज में कोड लिखना है तो लेस सिंटेक्सेस का यूज होता है और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई ये क्या होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के फॉर्मेट में आप इसमें कोड कर सकते हो। तो ये इजी टू यूज और इजी टू लर्न। ओके, नाउ वेराइटी ऑफ पाइथन एडिटर्स, अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पाइथन को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना रही है, कि इसके जो सॉफ्टवेयर है, इसके जो एडिटर्स है जहां पे आप पाइथन के कोड को रन कर सकते हो वो बहुत सारे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो एक ही इसका एडिटर विंडो होता है जहां पे आप सी के कोड लिखते हो, सी प्लस प्लस के कोड लिखते हो, वही रन होता है। लेकिन पाइथन के कोड आप कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी इन द सेंस कि आप पाइथन आइडियली पे तो लिखोगे जो इसका बेसिक सॉफ्टवेयर है, जो इसका डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा पाइचार्म, एनाकोंडा, स्पाइडर आइडियली, जुपिटर, इवन ऑनलाइन भी इसके कोड को आप रन कर सकते हो इसकी वेबसाइट से। आप अपने मोबाइल फोन में भी रन कर सकते हो। तो लॉट ऑफ टूल्स आर अवेलेबल वेयर यू कैन रन दी पाइथन कोड्स। तो वैरायटी ऑफ पाइथन एडिटर्स आर अवेलेबल, जिसको जो पसंद आता है उसमें करो। विजुअल स्टूडियो खतरनाक पॉपुलर है ना। तो
पाइथन आइडियली तो डिफॉल्ट इसका टूल है ही जहां पे हम पाइथन की कोड रन करते हैं। इसके अलावा जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर आइडियली, पाइचार्म और जो अभी मैंने बताया विजुअल स्टूडियो है ना, वहां पे आप इसके कोड को आसानी से रन कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा कोई पेमेंट नहीं करनी सॉफ्टवेयर के लिए हमें। नाउ पाइथन कैन प्रोसेस ऑल कैरेक्टर्स ऑफ आस्की एंड यूनिकोड। अब पाइथन में आस्की कोड, यूनिकोड सभी तरीके के कैरेक्टर्स को प्रोसेस किया जा सकता है। वाइडली यूज्ड इन मेनी डिफरेंट डोमेन्स एंड इंडस्ट्रीज। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इतने सारे फीचर्स होने के बाद में इसमें आप हर तरीके के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। अब हर तरीके के कैसे, आप डेटाबेस बना सकते हो, आप वेबसाइट्स बना सकते हो, आप गेम्स को डेवलप कर सकते हो, आप AI ML में इसका यूज कर सकते हो, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो रोबोटिक्स वगैरह डिजाइन करते हैं ना, हम बनाते हैं, उसमें इसका यूज कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। तो इस पर्टिकुलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अनगिनत फायदे हैं, आप हर एक फील्ड में इसका यूज कर सकते हो, जो कि जावा, C++ के नहीं थे। That's why this language is very much popular and trending. And hopefully आपके दिमाग में ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, जो एक एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसके फीचर्स में बताए हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं पाइथन एडिटर्स के बारे में कि एक्चुअल में पाइथन के कोड को रन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस एडिटर्स है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीएल जो होता है, ये इसका डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है जहां पे हम इसको रन करते हैं। नाउ सम ऑफ द पॉपुलर ऑप्शंस आर पाइचार्म, स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक, आईडीएली, गूगल कोलैब एक्सेट्रा। देखो और भी बहुत कुछ है, एक्सेट्रा लिखा हुआ है, मतलब समझ जाओ कि ये तो कुछ मेन है टूल्स जहां पे हम इसको रन करते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। नाउ हम यहाँ पर फिलहाल पाइथन आइडियली और जुपिटर नोटबुक दोनों पे मैं आपको प्रैक्टिकल्स बताऊंगी। यदि आप चाहते हो कि आपको इन सारे टूल्स पे काम करना है, इन सारे टूल्स पे देखना है, तो बेटा मैंने क्लास 11th आईपी और सीएस में एक वीडियो बनाया है, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन प्रोग्रामिंग, है ना। अब आपको इतना डिटेल में तो है नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पज से समझना है, क्योंकि आपका जो 50 मार्क्स का 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा ना, वो पाइथन पे ही होगा, ये मान के चलो। इसीलिए आपको थ्योरी में नहीं आएगा ये चैप्टर फिलहाल आपके। तो यदि आप चाहो तो आप गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जो पाइथन प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है, वो रिसेंटली मैंने अभी वीडियो अवेलेबल है। यदि आप थोड़ा सा 11th आईपी या 11th सीएस में जाओगे तो वहां आपको चैप्टर 3 के नाम से गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन प्रोग्रामिंग मिल जाएगा, जहां मैंने इन सारे टूल्स पे पाइथन को कैसे रन करना है बताया है। वैसे यहाँ भी बताऊंगी, अभी हम पाइथन को रन करेंगे आइडियली पर भी और नोटबुक पर भी। तो सेशन थोड़ा लेंदी होगा, ये मान के चलो, बट इंटरेस्टिंग होगा। जो बिगिनर लेवल से प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहा है ना पाइथन के बारे में, वो सब कुछ सीख कर जाएगा यहाँ से, ये मेरी गारंटी है। तो अब क्या करना है हमें, नोटबुक पर भी देखेंगे, जुपिटर नोटबुक पर भी देखेंगे, ऑनलाइन भी बताऊंगी, और साथ ही आपको पाइथन आइडियली पे कैसे कोड रन करना है वो भी बताऊंगी, और इसके पूरे बेसिक्स को कवर करेंगे। सो जुपिटर नोटबुक की बात करें तो ये भी एक ऑनलाइन ऑन सोर्स वेब एप्लीकेशन है that allow you to create and share documents containing live code, equations, visualizations, narrative text. It is used in data science and research. It can install using Anaconda or with pip. मतलब पिप पैकेज की मदद से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एनाकोंडा जो कि एडवांस पाइथन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, वहां से भी सुनना बहुत ध्यान से। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब आप वीडियो देखोगे ना पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है वहां भी बताया है। ठीक है, पाइथन दो तरीके से सॉफ्टवेयर, दो तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। पहला होता है आपका एक डिफॉल्ट पाइथन, किस क्या बोलते हैं उसको आप, डिफॉल्ट पाइथन सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर की मदद से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। डिफॉल्ट पाइथन जिसमें सी पाइथन आता है, जिसमें आपको पाइथन आइडियली दिखेगा, अभी दोनों बताऊंगी। और एक होता है एडवांस पाइथन। क्या होता है एक एडवांस्ड पाइथन, जो बेसिकली आपका रिसर्च, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, AI ML सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में एडवांस पाइथन का हम यूज करते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, स्पाइडर आइडियली, गूगल कोलैब, पाइचार्म, है ना, और वहीं आपका जो अभी मैंने बताया जुपिटर नोटबुक, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ये सब आपको एडवांस पाइथन में मिल जाते हैं, जिसको एनाकोंडा कहते हैं। एनाकोंडा क्या है, आप कोई स्नैक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ध्यान रखना है ना, ये भी एक एडवांस पाइथन का टूल है। ये भी एक वेबसाइट है anaconda.org, जहां से जाके आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो दो तरीके होते हैं, एक डिफॉल्ट पाइथन होता है, एक एडवांस पाइथन टूल होता है। डिफॉल्ट पाइथन आपका पाइथन आइडियली, और एडवांस पाइथन में एनाकोंडा पे जाकर आप सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हो जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस कैसा होता है जरा देखो। यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस होता है जुपिटर नोटबुक का। एक विंडो आपके सामने यहाँ पर ओपन होती है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, वैसे ही सारे मेन्यूज आपको दिखते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टैंडर्ड बार, टूल बार मिल जाती है, जिसमें टूल से कट, कॉपी, पेस्ट, सेव वाले सारे टूल से रन करना है फाइल को। और ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये जो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ आप कोड लिखते हो 1 by 1, और इसी के जस्ट नीचे आपको आउटपुट में मिल जाता है। यही इनपुट देना है और यही सिंगल स्क्रीन पे आउटपुट में मिल जाएगा। ये जुपिटर नोटबुक का कमाल है।
ये कौन से पाइथन एडिटर की बात कर रहे हैं हम? जुपिटर नोटबुक, जिसको आप पिप पैकेज से भी इंस्टॉल कर सकते हो या एनाकोंडा सॉफ्टवेयर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन के कोड को आप कहीं से भी रन कर सकते हो बेटा जी, ठीक है जी। अब इसका इंटरफेस यदि बताऊं तो कैसे बताऊंगी, एग्जांपल भी यहाँ देखो दिया हुआ है, ठीक है। यदि मैं आ जाती हूँ कहां पर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ओपन किया हुआ है, देखो तो आप देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस जुपिटर नोटबुक का ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन ही ओपन किया है। जब आप सर्च करोगे ना जुपिटर नोटबुक तो आपको सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा, बस वहां से इस तरीके का इंटरफेस एक खुलेगा। अब यहाँ पे आपको कोड रन करना है ना, तो यहाँ पे आ जाओ फाइल पर, और फाइल में आ जाओ न्यू पर, और न्यू पे आ जाओगे कहाँ पर, नोटबुक पर। तो यहाँ पे देखोगे एक नई नोटबुक फाइल खुल जाएगी और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना पाइथन 3.13 एक्स पाइथन या जो भी आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि पाइथन के कोड हमको यहाँ पे रन करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल चुका है, और वैसा ही इंटरफेस वही लाइन आपको यहाँ दिख रही है। दिस इज आपका जो टूल्स अवेलेबल है, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, रन करने के लिए रन ऑप्शन अवेलेबल है, अनटाइटल्ड IPYNB, मतलब याद रखना जुपिटर नोटबुक का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, जो फाइल आप बनाओगे इसको सेव करोगे तो ये IPYNB से सेव होगा, इसका एक्सटेंशन फाइल का ये होता है, ठीक है। जैसे कि पाइथन, डिफॉल्ट पाइथन पे काम करोगे तो .py एक्सटेंशन होता है, वो भी अभी बताऊंगी। तो ये सिंपल सा कोड यहाँ पे हमें रन करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अभी 2+5, क्या लिखा है, नॉर्मल सा एक कोड लिखा है 2+5, जनरल सा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 7 आना चाहिए। यहाँ पे देखो रन ऑप्शन ये है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आंसर विल बी 7 हियर, आ चुका है। यही कोड लिखना है, यही इनपुट, यही आउटपुट आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल की मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं हम कोई सा भी मैसेज। सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पर हेलो हियर, ठीक है, हेलो हियर लिख दिया हमने फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, अंडरस्टूड। तो प्रिंट फंक्शन में आप नॉर्मली कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ना। उसको आपको रन करना है, तो जैसे ही रन किया तो देखो हेलो हियर आपका आउटपुट यहाँ विजिबल हो रहा है। तो ये जुपिटर नोटबुक का कमाल है ना। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम पाइथन आईडीएल का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पर हमें सारी चीजें मिल जाती है, वहीं से आप फाइल भी बना सकते हो, वहीं पे आप कोड भी रन कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो का भी आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप जुपिटर नोटबुक का भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स है पाइथन के कोड को रन करने के लिए। तो होपफुली इतना क्लियर हो गया अभी अच्छे से कि जुपिटर नोटबुक पे इस तरीके से हम कोड को रन कर सकते हैं। देखो ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हाई ऑल दिस इज हाउ टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट, तो एज इट इज ये आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। यदि आपको दो नंबर्स को ऐड करवाना है तो अभी हमने 2+5 देखा, आप नंबर 1 नंबर 2 में भी नंबर को ऐड करवा सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो नंबर ऐड होके आपको दिखेगा। तो दीज आर दी प्रोग्राम्स जो बस इसी तरीके से हमें लिखने हैं। बस ध्यान रखना है कि सिंपल आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन में डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखोगे तो वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। यदि आप कोई वेरिएबल लेते हो a = 10 और अब इस a की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो इसे सिंगल इन्वर्टेड में नहीं लिखना होता है, डबल इन्वर्टेड में नहीं लिखना। जब प्रिंट a लिखोगे तो 10 मिलेगा, लेकिन यदि इसी को आप सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिख देते हो तो a ही मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल डबल इन्वर्टेड में लिखने से एक मैसेज बन जाएगा, तो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। और जब आप इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको बिना डबल इन्वर्टेड के लिखना होगा, ये ध्यान रखना है, प्रिंट मैसेज की खासियत है। तो प्रिंट फंक्शन क्या हो गया, प्रिंट फंक्शन एक बेसिकली आउटपुट फंक्शन होता है, जिसे आगे पढ़ेंगे अभी हम। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन प्रोग्राम्स, अब पाइथन की प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। तो ये जो अभी तक समझा तो बहुत बेसिक था, ठीक है, लेकिन जब पाइथन प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले ये जान लेते हैं कि पाइथन का कोड लिखते समय आप जो भी लिखते हो वो बेसिकली एक टोकन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई सेंटेंस बनाना सीखते हो, इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश में आपने धीरे धीरे अल्फाबेट्स पढ़े, अल्फाबेट्स अच्छे से समझ में आ गए, उसमें वोवेल्स कॉन्सोनेंट समझ में आ गए, तो इससे मिलाकर वर्ड्स कैसे बनाने हैं वो समझ में आ गया मैम। अब वर्ड्स बनाने के बाद इनको कंबाइन करके सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है वो समझा आपने। तो जब आपको प्रॉपर सेंटेंस बनाना आ गया, एक पैराग्राफ लिखना सीख चुके हो, तो यहाँ पे अब आप बता सकते हो कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी पैराग्राफ की, वर्ड्स होगी, जो आपने वर्ड्स बनाए, कैरेक्टर्स हो गए, जो एक एक कैरेक्टर से मिलाकर आपने वर्ड्स बनाए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कोई भी कोड लिखते हो तो कोड में एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है, एक एक कोड का एक एक वर्ड कोड करते समय जो एक एक लेटर, एक एक सेंटेंस जो भी आप लिख रहे हो कोड में वो टोकन्स कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इंटरप्रेटर और कंपाइलर रिकॉग्नाइजेस इज नोन एज टोकन्स। टोकन्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे ये जो पैराग्राफ आप यहाँ देख रहे हो इसको कैसे बताओगे, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी कि ये बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी एक एक यूनिट क्या कहला रही, स्मॉलेस्ट यूनिट वर्ड्स कहला रही। बिल्कुल वैसे ही कोड करते समय एक एक इंडिविजुअल कोड आपका क्या कहलाता है, टोकन्स कहलाता है, जो किससे मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कीवर्ड से, लिटरल से, आइडेंटिफायर से, ऑपरेटर से, पंक्चुएटर से। अब आखिर ये होते क्या है, तो यहाँ पे देखो टोकन्स कितने टाइप के होते हैं, कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। चलो जरा देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस।
जो कि स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए फिक्स्ड होते हैं, वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ वर्ड्स पहले से पाइथन इंटरप्रेटर ने रिजर्व कर लिए, अब उसको आप यूज नहीं कर सकते, उसका मतलब पहले से पाइथन में फिक्स है। तो वो रिजर्व जो वर्ड्स है वो ये कुछ 30 to 36 वर्ड्स है जो पहले से पाइथन में रिजर्व्ड है। इनका अपना मीनिंग पाइथन में पहले से डिफाइंड है, आप इसको अपने मतलब से अपने कोड में यूज नहीं कर सकते हो। इसको यूज करना है तो एज इट इज यूज करना होगा जैसे पाइथन में डिफाइन किया गया है ना। तो क्या वर्ड्स हो गए, फॉल्स, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, नन, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, true, for, in, or, while, elif, else, except, from, is, pass, with, global, if, import, lambda, non-local, not, trace, return, try, eld, async, await, ये जितने भी हैं ये सभी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। ओके अब यदि इसको देखना चाहते हो तो मैं आप तुमको पाइथन आईडीएलई पे लेके चलती हूँ। ये तो हमने जुपिटर नोटबुक को देखा है ना। देखो पाइथन आईडीएलई पे जाना है तो कुछ नहीं करना है, मैंने पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है एंड दिस इज द पाइथन शेल। पाइथन आईडीएलई ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। यदि आपको स्टार्ट करना है तो कुछ नहीं करना, आपने सर्च में जाना है और ये आपको आईडीएलई यहाँ मिल जाएगा, पाइथन आईडीएलई दिख रहा है, ये ऑलरेडी आपको पाइथन आईडीएलई यहाँ पर मिल जाएगा। सपोज मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखो पाइथन आईडीएलई पाइथन शेल ओपन हो चुका है। और इसको कैसे इंस्टॉल करना, अगेन आई एम टेलिंग, वीडियो अवेलेबल है ना, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन अवेलेबल वीडियो है, जहां से जाके आप उसको देख सकते हो। ये पाइथन आईडीएलई खुल गया, बहुत सिंपल सा है। पाइथन का जो प्रॉम्प्ट होता है वो होता है ट्रिपल ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल, इस तरीके का पाइथन का प्रॉम्प्ट होता है। आईडीएलई पे जब जाओगे तब ये प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिलेगा, इसके आगे आप अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है, कैसे, जस्ट लाइक दिस। ये आपको प्रॉम्प्ट दिख रहा है यहाँ पे, पाइथन 3.13 इज द लेटेस्ट वर्जन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। नाउ आई पुट कर्सर हियर और यहाँ सपोज मैं अभी सेम प्रोग्राम लिखती हूँ, मैंने लिखा 2+5, नाउ आई प्रेस एंटर तो देखो 7 इज द आंसर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7 आंसर आ चुका है, ठीक है। अब सिंपल आपको कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो आपको मैसेज भी यहाँ प्रिंट करवा सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अगेन हेलो वेलकम हियर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बेसिकली एक मैसेज प्रिंट करवाया। डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में लिखोगे तो ही मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। सो आप देखो आउटपुट भी यही आ रहा है। तो ये कहलाता है पाइथन का इंटरैक्टिव मोड, जहां पे आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है वही सिंगल लाइन ऑफ कोड का आउटपुट भी आपको वही नीचे मिल जाएगा। यदि आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना है तो फिर आपको जाना होगा पाइथन फाइल पर। तो फाइल में जाकर न्यू पे जाओगे ना, ये जो फाइल एडिट शेल डीबग दिख रहा है, फाइल में जाकर न्यू पर जाओगे तो यहाँ पर एक आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी जिसको आप फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकते हो .py एक्सटेंशन से, ठीक है। यहाँ देखो ये फाइल पर आओगे, न्यू पर आओगे तो आपको एक नई फाइल क्रिएट करने को मिल जाएगी, ये न्यू फाइल, कंट्रोल एन इज द शॉर्टकट की, ठीक है। अभी बताऊंगी इसका भी यूज। फिलहाल समझ ले कीवर्ड्स के बारे में। तो यदि आपको कीवर्ड्स देखना है जो मैंने बताया कि पहले से पाइथन में होते हैं या नहीं होते हैं, तो इंपोर्ट कर लो कीवर्ड नाम का एक मॉड्यूल और इसमें आपको सिंपल प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवा लेंगे हम यहाँ पर कीवर्ड, ओके, कीवर्ड डॉट, बहुत सही लिखना देखकर, KW लिस्ट, KW लिस्ट मतलब कीवर्ड लिस्ट को हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, अंडरस्टूड। और इसको आप विदाउट डबल इन्वर्टेड लिखना, अदरवाइज ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। डन, बस अब कुछ नहीं, आपके सामने सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। क्या लिखा मैंने, प्रिंट करवाया मैंने कीवर्ड के सारे KW लिस्ट, मतलब कीवर्ड की लिस्ट प्रिंट करवा दी। तो देखो ये पूरे कीवर्ड की लिस्ट आपको यहाँ विजिबल हो रही है, जो मैंने अभी पूरे 32-36 कीवर्ड्स बताए वो सारे, फॉल्स, ट्रू, नन, एंड, इज, असर्ट, एसिंग, ये पहले से पाइथन में डिफाइंड है, ये कीवर्ड्स पहले से पाइथन में यूज हो रहा है। तो अभी क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो, तो कीवर्ड आर रिजर्व्ड वर्ड्स। आइडेंटिफायर में आते हैं, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो कि आपके कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप कोई फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन के नाम से उसको आइडेंटिफाई करोगे तो फंक्शन नाम आइडेंटिफायर हो गया। आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर कहलाएगा कि भाई हम इस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो उस नाम से उसको जानोगे, ठीक है। जैसे आपको स्टूडेंट का नेम असाइन करवाना है तो भाई आपने लिखा नेम इज इक्वल्स टू, सपोज मुझे मेरा नाम असाइन करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बरखा। तो अब ये जो मेरा नाम है वो इस नेम में आ चुका है ना। तो ये एक वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया, इसको कैसे पहचानोगे कि आप ये एक वेरिएबल है जिसमें आपने कोई वैल्यू को स्टोर करवाया है, ठीक है। तो मेमोरी में क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट होगी जहां पे आपका नाम स्टोर हो जाएगा और इस स्पेस को आप नेम से पहचानोगे, अंडरस्टूड, आई बात समझ में। तो जिस चीज कोड को जिस नाम से जानते पहचानते वो आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे आपको आपके नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, आपके रोल नंबर से, आपके एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है, वैसे कोड को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। कोड में आप फंक्शंस बनाते हो, वेरिएबल्स बनाते हो, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, बहुत सारी चीज यूज करते हो। और वहीं आप वेरिएबल को डिफाइन करते हो, क्लासेस डिफाइन करते हो, मॉड्यूल्स के नाम डिफाइन करते हो, तो ये सभी आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ओके, आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स।
जनरली कीवर्ड्स लिस्ट गिवन बिलो और नॉट यूज्ड एज वेरिएबल, ये ध्यान रखना कि जो कीवर्ड के नाम है ना उनको आप यूज नहीं कर सकते हो। अभी मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताया ना, यहाँ पे देखो फॉल्स, नन, ट्रू, फॉर, इन, और अभी इनमें से यदि मैं अपने कोड में इस नेम की जगह पर, क्या इस नेम की जगह पर यदि मैं यूज कर लेती सपोज ट्रू, तो ये तो एक कीवर्ड है जो अभी हमने देखा जो रिजर्व्ड है, जो पहले से रिजर्व्ड है। यदि इस नेम की जगह पे मैं ट्रू यूज कर लूंगी तो ये रॉन्ग होगा, पाइथन इसको सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी मतलब है पाइथन में पहले से ही। इसको आप अपने कोड में अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते हो, इसके अपने हिसाब से पहले से फिक्स्ड है पाइथन में। तो ट्रू का मतलब ट्रू एक बुलियन वैल्यू है जो ऑलरेडी फिक्स्ड है पाइथन में, तो इसको आप अपने मतलब से यूज नहीं कर सकते हो, इसके अपने मतलब है। तो कोई भी कीवर्ड को आप फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बना सकते हो। ओके जी, आइडेंटिफायर किसी भी डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैंने नेम इक्वल्स टू बरखा लिखा है, इस नेम को मैं ऐसे स्टार्ट करूँ 1 2 3 नेम लिखकर, तो ये रॉन्ग वे होगा। ये बिल्कुल वही तरीके होगा जो आप अपने ईमेल आईडी वगैरह क्रिएट नहीं करते हो, यूजर नेम क्रिएट करते हो ना, तो कांट स्टार्ट विद नंबर, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो यहाँ भी वही होता है कि अंडरस्कोर के अलावा कोई और डॉलर, हैश, परसेंटेज, किसी तरीके का कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते हो। तो इजी है, जब भी आप कोई फंक्शन का नाम बनाओगे, ये मैंने वेरिएबल का नाम बनाया है नेम, तो इस नेम की जगह पर मैं जो भी लिखूंगी तो वो कोई ना कोई कैरेक्टर ही होगा, कीवर्ड नहीं होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं होंगे एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है स्टूडेंट नेम, तो मैं स्टूडेंट लिखूंगी, स्पेस देना है तो अंडरस्कोर लगा दूं, बट स्पेस इज नॉट अलाउड। अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी क्लियरली। चलिए, अब लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल समझो। लिटरल्स रॉ डेटा वैल्यूज होते हैं दैट आर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम। जो प्रोग्राम में आप एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करते हो उसको लिटरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने a इक्वल्स टू लिखा 10, ओके, तो ये 10 क्या है, यहाँ पे लिटरल है। अब लिटरल आपका कोई नंबर भी हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू बरखा, तो यहाँ पे BARKHA, ये कुछ वर्ड मैंने लिखे, कुछ कैरेक्टर्स लिखे, तो इसको स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। ये आपका न्यूमेरिक लिटरल हो गया, ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। अभी सपोज मैंने यहाँ पे लिखा फीस, तो अब फीस सपोज है 5500.50, तो ये एक आपका फ्लोट लिटरल होता है जो कि डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैथ्स में डेसिमल वैल्यू को डेसिमल कहते हो ना, है ना। सपोज आपके परसेंटेज आए हैं 98.6, तो ये एक डेसिमल वैल्यू हो गई, बट यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम फ्लोट कहते हैं। तो कितने टाइप के लिटरल होते हैं, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बुलियन लिटरल होते हैं जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, स्पेशल लिटरल होता है, एक नन लिटरल होता है। स्पेशल नन क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा PER परसेंटेज, अब नहीं पता परसेंटेज क्या है, तो इसमें कुछ भी असाइन नहीं करना है तो नन असाइन कर दो। तो नन का मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू आपने फिलहाल के लिए असाइन नहीं की है, बाद में आप इसका यूज करने वाले हो। समझ में आ गई, तो इसको स्पेशल लिटरल नन कहते हैं। तो कितने टाइप के लिटरल हो गए, न्यूमेरिक लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, स्पेशल लिटरल, बुलियन लिटरल्स। ठीक है, वही फ्लोट नंबर्स भी आ जाते हैं नंबर में ही। ठीक है जी, समझ गए। तो ये लिटरल्स कहलाते हैं जो वैल्यूज हम स्टोर करवाते हैं। अब आते हैं इसके आगे ऑपरेटर्स में। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं वैल्यूज पर। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैंने बोला पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना दो जो कि किसी भी नंबर को आराम से कैलकुलेट कर सकता है। तो भाई अब कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना होगा कि नहीं करना होगा, ऑब्वियस करना होगा, है ना। तो ऑपरेटर्स होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। यदि आप ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हो जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस करवाना है, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं जो बेसिकली आपको कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं किसी भी ऑपरेंड पर, किसी भी वैल्यू पर। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से हो गए, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। कुछ इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। जब वैल्यूज को आपको किसी वेरिएबल में असाइन करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। वही कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, जो बिट्स पे अप्लाई होते हैं 0101, वो बिटवाइज ऑपरेटर्स कहलाते हैं। कुछ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं जो लिस्ट में से एलिमेंट को पहचानने की कोशिश करते हैं, इज और इज नॉट। और वही कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन। तो ये कुछ 5 से 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो हम कोड में यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की यदि मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10 लिया हुआ है, b इज इक्वल्स टू 20 लिया हुआ है। अब मुझे c के अंदर a प्लस b की वैल्यू को ऐड करवाना है, तो ये प्लस क्या हो गया यहाँ पर, अरिथमेटिक ऑपरेटर हुआ। सपोज माइनस करना है तो माइनस करवा दिया, s में माइनस का आंसर आ रहा है। डिवाइड करवाना है तो ये डिवीजन का आंसर आ जाएगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई करवाना है तो स्टार यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, इसको एस्ट्रिक कहते हैं, है ना। रिमाइंडर रिटर्न करवाना है तो मॉड्यूलस का साइन यूज होता है। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे लिखा क्या, आपने यहाँ पे लिखा कि b मॉड्यूलस a, तो भाई 20 जो है वो डिवाइड होगा 10 से और डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, पूरा पूरा रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो ये जो मॉड्यूलस है वो क्या रिटर्न करता है 0 रिटर्न करता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में जो यूज किए जाते हैं। डबल स्टार पावर कैलकुलेट करता है, भाई 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना, तो कैसे लिखोगे 2 डबल स्टार 3, ये एक्सपोनेंशिएशन कहलाता है, पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंगल स्टार से मल्टीप्लाई होता है, डबल स्टार से पावर कैलकुलेट होती है। और एक और चीज जो आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं वो ये कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, यही बता देती हूँ। सपोज मैंने लिखा 20 + 30, तो बेटा आंसर विल बी 50, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है मैम, पता ही है। लेकिन वही यदि मैंने पाइथन में लिखा सिंगल इन्वर्टेड के अंदर 20 प्लस सिंगल इन्वर्टेड में 30, नाउ हियर्स द आंसर इज नॉट 50, आंसर इज 20 30। यहाँ जो ये प्लस ऑपरेटर है ये बेसिकली सिंगल इन्वर्टेड के अंदर आपने जो नंबर लिखे हैं वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होने वाले हैं। तो जब ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होंगे तो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम ये प्लस ऑपरेटर करेगा, और जब नंबर के बीच में लगाओगे तो नंबर को कैलकुलेट करने का काम करेगा। मेरी बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो सिंगल इन्वर्टेड में प्लस लगा के लिख दिया वेलकम, तो अब क्या होगा, ये जो दोनों स्ट्रिंग है अब ये प्लस तो नहीं होगी लेकिन ये दोनों स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएगी, तो यहाँ पर हेलो वेलकम इस तरीके से बिना स्पेस के आपको आंसर मिलेगा। तो जब भी डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड के अंदर कुछ भी लिखते हो और वो प्लस के साथ में आप उसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हो तो इसको कॉन्केटेनेशन कहते हैं। प्लस ऑपरेटर यहाँ पे दो स्ट्रिंग वैल्यूज को ज्वाइन करता है। फिर क्यों नहीं आपने इसमें नंबर ही क्यों ना लिखे हो, यदि आपने डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में नंबर भी लिखा है तो ये अब नंबर नहीं कहलाएगा, अब ये 20 यहाँ पर एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात हुई। अब यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो यदि मैंने कहा a ग्रेटर देन b, तो क्या 10 20 से ग्रेटर है, नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा आपको फॉल्स। आई बात समझ में। तो ऐसे ग्रेटर लेस नॉट इक्वल इक्वल को भी आप यूज करते हो। एक चीज और यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है आपको a = 10, ये दिख रहा है आपको a = 10। ये जो इक्वल ऑपरेटर है वो इस 10 को इस a में असाइन करेगा। मतलब व्हाट, मतलब कि मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा जहां पे 10 आएगा और a से इस स्पेस को हम पहचानेंगे। मेमोरी में a क्या है, एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जो 10 वैल्यू को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 असाइन हुआ है इस a में विद द इक्वल साइन, इक्वल साइन से आप वैल्यू को असाइन करते हो। बट यदि आपको दोनों वैल्यूज को चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं है तो डबल इक्वल का यूज करते हो। वो मैथ्स में नहीं यूज करते हो, इक्वल मैथ्स में यूज करते हो ना, इक्वल और नॉट इक्वल, वो यहाँ पे डबल इक्वल से होता है। तो इक्वालिटी चेक करना है तो डबल इक्वल, और असाइनमेंट करना है तो सिंगल इक्वल। ये भी आपसे वाइवा में पूछेंगे बेटा, ध्यान रखना। इन तीन ऑपरेटर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मल्टीप्लाई पे, एक प्लस पे, और एक आपका इक्वल और नॉट इक्वल पे, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन ऑपरेटर्स। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट लॉजिकल वैल्यूज पे अप्लाई होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर बिटवाइज वैल्यूज पे अप्लाई होते हैं। किसी लिस्ट में कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करना, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना। ये इज और इज नॉट और इन और नॉट इन का काम होता है, जो आगे अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो तो इतना समझ में आ गया। अब होते हैं पंक्चुएटर्स। आखिर ये पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हो तो कॉमा, डॉट, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, कॉलन लगा के लिखते हो ना, अपने सेंटेंस को ऐसे ही कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पे जब कोड लिखते हो तो कोड में भी कुछ पंक्चुएटर्स यूज होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंट फंक्शन में हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो ये एक पंक्चुएटर है। डबल इन्वर्टेड लिखते हैं तो ये भी एक पंक्चुएटर है। तो ये पैरेंथेसिस, डबल इन्वर्टेड, ये क्या हो रही है, ये पंक्चुएटर्स होते हैं। और यहाँ फिर आप अपना मैसेज लिखते हो जो आपको प्रिंट करवाना है। तो बेसिकली यदि पंक्चुएटर्स की बात करें तो कॉमन पंक्चुएटर्स पाइथन में डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, डॉट्स, बैकस्लैश, एंड @ क्वेश्चन मार्क, पाइप सिंबल, ये सब होते हैं। कुछ इस तरीके से जितने सिंबल्स होते हैं वो सभी पंक्चुएटर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, इन्होंने इंपोर्ट कर लिया मैथ मॉड्यूल और नंबर की वैल्यू 625 दे दी और इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो वो 25 निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। इस कोड को आप रन करके देखना, आराम से रन होगा। रन कैसे करना है आपको समझ में आ चुका है ना। चाहो पाइथन आइडियली का यूज करना, चाहो तो आप जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर आइडियली, विजुअल स्टूडियो, किसी का भी यूज कर सकते हो, कहीं भी कोड रन कर सकते हो। नाउ टोकन्स इन द अबव प्रोग्राम। अब जो ये प्रोग्राम अभी हमने यहाँ पर देखा है ना, आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, इनपुट
इंपोर्ट इक्वल्स टू मैथ इक्वल, यहाँ पे आप देख रहे हो पैरेंथेसिस लगी हुई है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, ये सब क्या है, ये सभी पंक्चुएटर्स हैं। तो टोकन्स हैं, इंपोर्ट एक टोकन है, आइडेंटिफायर नम रूट ये एक टोकन है, 625 लिटरल है, ये आइडेंटिफायर्स है, 625 लिटरल है, इक्वल ऑपरेटर है, पंक्चुएटर ये सब है जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई ना। सपोज कि मैंने यहाँ पे कोड लिखा सी ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट में लिख रही हूँ डबल इन्वर्टेड में सम इज इक्वल्स टू कॉमा लगा के लिख देती हूँ सी। अब ये कोड आपको समझ में आ गया होगा, काफी हद तक समझ में आ गया होगा। यदि हम इस कोड में बात करें कि एक वर्ड का अपना मतलब है, ये एक वर्ड टोकन कहलाता है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें कीवर्ड की, तो क्या आपने कोई यहाँ पर कीवर्ड यूज किया है, यहाँ पर आपने कीवर्ड यूज किया है प्रिंट, क्या यूज किया है, ये प्रिंट जो है कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, ऑटोमेटिकली यूज होगा एज इट इज। फिर आप यदि मैं यहाँ पे बात करूं ऑपरेटर की, तो कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, आपने एक इक्वल ऑपरेटर यूज किया है, प्लस ऑपरेटर यूज किया है। तो इक्वल और प्लस क्या हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, जो वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। यहाँ भी इक्वल आपने यूज किया हुआ है। फिर यदि मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, यहाँ यदि मैं बात करती हूँ लिटरल की, तो देखो लिटरल क्या है, 10 और 20 ये लिटरल्स हुए। यदि मैं बात करूं यहाँ पर आइडेंटिफायर्स की, तो आइडेंटिफायर्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी, ये क्या हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, जिससे आप, और सम भी तो वैल्यू खैर प्रिंट करोगे तो मैसेज है, तो ये कुछ आइडेंटिफायर हो गए जिनसे हम वैल्यूज को पहचान रहे हैं। और यदि पंक्चुएटर्स की बात करेंगे तो ये पैरेंथेसिस, डबल इन्वर्टेड, कॉमा, ये पंक्चुएटर्स हो गए, ठीक है। तो एक छोटा सा कोड है 3 लाइन का, लेकिन इस कोड में हर एक वर्ड का अपना मतलब है मैम, है ना जी, जिसे टोकन कहते हैं। तो क्या क्या होते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर और पंक्चुएटर। अभी इस प्रिंट को आप अपने वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रिंट का तो अपना ही मतलब है मैम, प्रिंट फंक्शन जो कि आउटपुट प्रिंट करता है। क्लियर। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, देखो सुनो, पाइथन प्रोग्रामिंग में ना बेसिकली यदि बात की जाए तो हम किसी भी वैल्यूज को डायरेक्टली ऐसे ही नहीं रिकॉग्नाइज करते। पाइथन में आपको बताना पड़ता है कि कौन सी वैल्यूज है, कितने टाइप की वैल्यूज है, कैरेक्टर है, नंबर है। तो यहाँ पर जब आप इंटरप्रेटर को कोई भी वैल्यू देते हो ना एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप बताते हो कि ये किस टाइप की वैल्यू। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स, represent the kind of value that tells what operations can be performed on particular data। आप ये बताते हो कि डेटा पे आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। कोई नंबर दिया है तो नंबर टाइप का डेटा वैल्यूज है, उसको ऐड करना है। कोई स्ट्रिंग दी है तो उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। तो स्ट्रिंग, नंबर, डेसिमल नंबर, ये सब क्या है, ये अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ डेटा वैल्यूज है। So Python supports dynamic typing also. Python automatically determines the variables data type based on its value। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, Python में एक खासियत है कि वो अपने आप डिटरमाइन कर लेगा है। आपने यदि लिखा यहाँ पर a is equals to 10, तो Python ये डिटरमाइन कर लेगा कि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है जो कि a में असाइन की गई है। ओके जी, तो यहाँ पर it infers that data type from value and that is why the Python is often called dynamically typed। अभी a में आपने 10 असाइन करवाया, इसके बाद मैंने a में असाइन कर दिया सपोज कोई नाम, सपोज कोई सा भी नाम, सपोज मैंने राहुल असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि अभी तो हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी हुई थी और अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे रहे हैं। ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ना राहुल। तो एक ए वेरिएबल में आप अलग अलग टाइप की डायनेमिकली वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो और ये पाइथन सपोर्ट करता है। अभी कितने टाइप की डेटा वैल्यूज होती है ध्यान से समझना। डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, नन डेटा टाइप होता है, स्पेशल डेटा टाइप कहते हैं इसको, सीक्वेंस होता है, सेट्स होता है, मैपिंग्स होती हैं, और ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो नंबर इंटीजर भी होते हैं, डेसिमल नंबर को यहाँ फ्लोट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में होते हैं, और बुलियन नंबर्स होते हैं, बुलियन जो कि ट्रू और फॉल्स। बहुत ध्यान से समझ लेना, बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स वाले वैल्यूज जो कि दो ही होती है, TRUE एंड FALSE, ठीक है। T और F कैपिटल आता है, ये भी ध्यान रखना। नन की बात करूं तो जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करना है तो आप नन असाइन कर दो, है ना। इंटीजर, तो इंटीजर नंबर्स तो आपको पता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर आ जाते हैं। लेकिन वही जब बात करती हूँ मैं, सपोज मैंने लिखा 999 माइनस 86, तो ये इंटीजर हो गया। लेकिन वही जब मैं डेसिमल नंबर की बात करूंगी तो हम फ्लोट कहेंगे उसको। सपोज मैंने लिखा 98.6, तो डेसिमल नंबर्स हो गए आपके क्या, फ्लोट टाइप के नंबर्स। समझ में आ गया, ये कुछ आपके नंबर डेटा टाइप्स में आ जाते हैं। नन भी मैंने अभी समझा दिया। नाउ सीक्वेंस क्या होता है, तो ये जब मैंने ऐसा लिखा यहाँ पर, सपोज कि मैंने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट नेम के लिए एस नेम
इज इक्वल्स टू, और स्टूडेंट नाम लिख दिया मैंने सपोज राहुल, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, तो स्ट्रिंग वैल्यू जब आप देते हो तो वो एक सीक्वेंस में आ जाता है। ये सपोज मैंने कहा कि मुझे 5 स्टूडेंट्स के नाम असाइन करने हैं, 5 स्टूडेंट्स के नाम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा नाम, या फिर हम बोल दो कि 5 स्टूडेंट के मार्क्स जो भी, तो आप क्या करते हो यहाँ पर आप लिख देते हो एस नेम, और एक यहाँ पे टपल क्रिएट कर देते हो जिसमें आप 5 स्टूडेंट के नाम डबल इन्वर्टेड में लिखते चले जाते हो, फॉर लाइक दिस देखो हमने क्या लिखा, पहला नाम राहुल लिखा, फिर सपोज हमने लिखा श्याम नाम एक, फिर लिखा राम, तो ऐसे आपने क्या लिखे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम एक सीक्वेंस में इस एस नेम में असाइन कर दिए, तो अब ये क्या हो गया, टपल बन गई, जो कि आपने पैरेंथेसिस से क्रिएट किया है। और फिर उसी के बाद होता है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट और टपल में एक ही डिफरेंस होता है, टपल पैरेंथेसिस से क्रिएट की जाती है और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट की जाती है। यदि इसको लिस्ट बनाना है तो कुछ नहीं करना है, यदि इसको लिस्ट बनाओगे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये लिस्ट बन जाएगी। बस दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है, लिस्ट में नए नए बच्चों को ऐड कर सकते हो, नया नाम नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसमें डिलीट भी कर सकते हो। टपल में नए एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते हो, यदि नया एलिमेंट ऐड करना है तो नई टपल बनानी पड़ जाएगी, इसीलिए जो टपल्स है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना ये वाइवा वॉइस क्वेश्चन बनता है, टपल इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है। टपल में चेंजेस नहीं कर सकते हो आप, लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सटेंड कर सकते हो, टपल को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, दोनों ही सीक्वेंस के अंदर आता है। एंड द नेक्स्ट इज सेट्स एंड मैपिंग। मैपिंग में आ जाता है डिक्शनरी। डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं पता है, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, जिसमें की और वैल्यू पेयर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, की वैल्यू पेयर दिया जाता है। इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी इंग्लिश और हिंदी की डिक्शनरी नहीं होती है, आप वर्ड सर्च करते हो और उसका मीनिंग आपको रेफरेंस होके मिल जाता है, यहाँ पे भी वही होता है, की और वैल्यू पेयर देना होते हैं। अब ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जिनके एग्जांपल के साथ यहाँ पे इस टेबल में समझाया हुआ है। इंटीजर की बात करते हो तो सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। अभी सारे होल नंबर्स मतलब वही a is equals to 10, परसेंटेज इक्वल्स टू 98.6 लाइक दिस। बूलियन वैल्यू सिर्फ दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें रिजल्ट आपका सपोज मैंने लिखा a की वैल्यू 10 और यदि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ a इज ग्रेटर देन 100 तो ये वैल्यू ऑब्वियस फॉल्स ही आनी है। तो ये फॉल्स क्या हो गया, एक बूलियन वैल्यू होगी जो इस रिजल्ट इस पर्टिकुलर कंडीशन पे इवैल्यूएट होगी। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसमें आप फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल नंबर को स्टोर करवाते हो, जैसे x इक्वल्स टू 5.5। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो कि रियल इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे नंबर इक्वल्स टू a प्लस IB, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। यदि आपका मैथ्स है 11th में तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। नाउ स्ट्रिंग क्या होता है, जिसमें कैरेक्टर्स को आप नाम को किसी को असाइन करवाते हो, जैसे नेम इक्वल्स टू रिया लिखा हुआ है। ओके, लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल सीक्वेंस होता है जिसकी वैल्यूज को आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट किया जाता है इस तरीके से। सपोज आपको अपने मार्क्स की लिस्ट बनानी है तो आपने यहाँ पे लिखा मार्क्स, अब आपके हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस के मार्क्स आपने लिख दिए 90, 60, 80, 40। हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस के आपके मार्क्स हो गए, तो आपने एक लिस्ट बना दी। बजाय इसके कि आपने इस तरीके से बनाया होता कि हिंदी के लिए एक वेरिएबल बनाओगे, फिर मैथ के लिए एक वेरिएबल बनाओगे, फिर साइंस के लिए एक वेरिएबल बनाओगे, फिर एसएसटी के लिए एक वेरिएबल बनाओगे। आपने इन चारों वेरिएबल को डिफाइन करने की जगह ये एक लिस्ट बना दी जिसमें सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। ओके, वही टपल की बात करें तो टपल इम्यूटेबल होता है। देखो लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल होता है। टपल को क्रिएट करते हैं किसमें, टपल को क्रिएट करते हैं पैरेंथेसिस में। यदि इसी नाम से मुझे टपल बनानी है तो आप सेम बना सकते हो, मार्क्स नाम से टपल इज इक्वल्स टू, बस आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह करली ब्रेसेस में लिखना होगा, सॉरी इसमें लिखना होगा पैरेंथेसिस में, तो ये टपल कहलाएगा। यहाँ इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल है। वही बात करें सेट्स की, तो सेट एक अनऑर्डर्ड वैल्यूज का कलेक्शन होता है जिसमें डुप्लीकेट एंट्रीज बेसिकली नहीं आती है। ओके, तो s इज इक्वल्स टू 25, 3, 3.5। जैसे आपने मैथ्स में सेट्स पढ़े हैं ना, करली ब्रैकेट्स में सेट्स बनाते हो, a e i o u वोवेल का सेट हो गया, a to z यूनिवर्सल जो कैरेक्टर्स है उनका सेट हो गया, वैसे ही सेट यहाँ पे करली ब्रेसेस में सेट्स को क्रिएट करते हैं करली ब्रैकेट्स में। एंड द लास्ट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी को भी करली ब्रैकेट्स में क्रिएट किया जाता है, बट यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर के साथ में क्रिएट करते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो डिक्शनरी का ध्यान से समझना, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके मार्क्स है हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस के, तो अब हम एक डिक्शनरी बनाते हैं जिस डिक्शनरी में करली ब्रैकेट्स में ये बताएंगे कि भाई मैथ के जो मार्क्स है कॉलन लगा के 90 है, कॉमा लगाया। दूसरा आपका बताओगे आप इंग्लिश के मार्क्स जो आपके आए हैं वो है 60, फिर आप बताओगे हिंदी के जो मार्क्स है वो आपके आए हैं 80, और फिर आप बताओगे यहाँ पे एसएसटी के जो मार्क्स आए हैं वो आपके आए हैं 40।
और इस करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो यदि आप देख पाओगे तो ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है, डिक नाम से एक डिक्शनरी बनाई, इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, जिसमें ये की है, ये उसकी वैल्यू, ये की है, ये उसकी वैल्यू, ये की और उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर आप पैरेंथेसिस में डिफाइन करते हो और इसको सेपरेट करते हैं कॉलन से। किससे सेपरेट करते हो? कॉलन से। अगली बात समझ में? अब इतना तो क्लियर हो गया मैम कि इतने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। आखिर यहाँ पे वैल्यूज को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है? देखो फिर से बता रही हूँ कि सेशन थोड़ा लेंदी होगा, सेशन थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि आपका पाइथन वाला चैप्टर बहुत लेंदी है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में हम पाइथन के बेसिक्स को कवर करेंगे, दूसरे पार्ट में हम पाइथन की लाइब्रेरीज को कवर करेंगे और 2 पार्ट में पूरा यूनिट खत्म करवा दूंगी। ठीक है, तो बस सेशन में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि ये चीजें एक बार समझ में आ गई ना तो कैसा भी कोड आप अपनी लाइफ में कर सकते हो कभी भी। तो इनपुट फंक्शन रिट्राइव्स टेक्स्ट फ्रॉम यूजर बाय प्रॉम्प्टिंग देम विद अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट। मतलब सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10। अब हम चाहते हैं कि भाई ये तो फिक्स वैल्यू के लिए काम कर रहा है, a की वैल्यू हर बार 10 ही रहेगी। आप चाहते हो कि जब जब प्रोग्राम रन हो तब तब यूजर नई वैल्यूज दे, तो आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इनपुट फंक्शन के लिए क्या करोगे? a इज इक्वल्स टू आपने लिखा है यहाँ पर इनपुट और आपने लिखा सपोज एंटर नंबर। तो अब जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा ना वो a में हर बार नया नंबर आएगा। क्लियर हुआ? अब ये जो इनपुट फंक्शन होता है ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। आप यदि यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर करोगे, सपोज पहली बार मैंने प्रोग्राम रन किया तो मैंने 30 वैल्यू दी, तो a की वैल्यू 30 हुई। दूसरी बार प्रोग्राम रन किया किसी और यूजर ने, उसने 199 वैल्यू दी, तो a की वैल्यू 199 हो गई। तो ऐसे हर बार नया यूजर रन करेगा, जो भी यूजर हर बार प्रोग्राम को रन करेगा, हर बार नई नई वैल्यूज इनपुट फंक्शन की मदद से हम वेरिएबल में असाइन करते जाएंगे। तो जब आपको यूजर से इनपुट लेना होता है तो आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हो और इनपुट फंक्शन डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप वैल्यू लेता है। यदि आप इसको इंटीजर टाइप वैल्यू लेने के लिए कहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक इंट नाम का फंक्शन लगा देना होता है जो कि इस स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इनपुट डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेता है? स्ट्रिंग वैल्यूज। जैसे यहाँ लिखा है इनपुट में व्हाट इज योर नेम, मैं मेरा नाम एंटर करूंगी बरखा, तो इस नेम में मेरा नाम आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज तो उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन वही मैंने लिखा व्हाट इज योर मार्क्स, तो जब आप अपने मार्क्स एंटर करोगे तो वो एज ए स्ट्रिंग ही जाएंगे। उसको इनपुट में इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक इंट फंक्शन आपको लगाना होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये तो कहानी थी इनपुट फंक्शन की। अभी इनपुट फंक्शन को कैसे यूज करना है, इन कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, सब बताऊंगी। उसके पहले समझ लो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अब ये अपने आप में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पर यदि मैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करूं तो जो सीक्वेंस चलता है ना प्रोग्राम का, जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे बोला a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, c इज इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर मैंने प्रिंट करवा ली c की वैल्यू। ध्यान से समझना, अब ये एक सीक्वेंस चल रहा है, एक फ्लो में चल रहा है कि भाई पहले यूजर ने क्या किया, पहले यूजर ने पहली वैल्यू दी, फिर यूजर ने दूसरी वैल्यू दी, फिर हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को ऐड करवा दिया। ये तीसरी स्टेप, ऐड करवाने के बाद जो आंसर आया उस आंसर को प्रिंट करवा दिया। अब ये एक सीक्वेंस में आपने काम किया, इसका जो फ्लो होगा वो इसी सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही आपने आंसर प्रिंट करवा दिया। क्या इस स्टेप को पहले लिख पाओगे? बिल्कुल नहीं मैम, क्योंकि आंसर जनरेट तभी होगा जब आप वैल्यूज दोगे, और वैल्यूज नहीं दोगे तो एडिशन भी कैसे करवाओगे, एडिशन भी तभी होगा। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, फ्लो हो रहा है, एक फ्लो फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू, है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली सिक्वेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट होते हैं और लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। यदि मैं सिलेक्शन की बात करूं, सीक्वेंस की बात करूं, तो ये एक सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है। अब यदि मैं बात करूं किसकी, सिलेक्शन की, जैसे व्हाट अबाउट, यदि मैंने कहा कि वो पर्सन्स जो कि वोट देने के लिए वैलिड है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? भाई सपोज आपके घर में 4 पर्सन्स हैं, अब चारों में से वोट देने के लिए कौन वैलिड है, आप सिलेक्ट करोगे ना। कैसे सिलेक्ट करोगे? एक कंडीशन के बेसिस पर। वो कंडीशन क्या होगी, यदि आपके घर में 4 पर्सन्स है, उनकी एज यदि 18 से ज्यादा है या 18 के बराबर है तो वो पर्सन वोट देंगे, अदरवाइज वो वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन देखी, उस कंडीशन के बेसिस पर हमने उन पर्सन्स को सिलेक्ट कर लिया कि भाई दे आर वैलिड फॉर वोट एंड दे आर नॉट वैलिड फॉर वोट। अंडरस्टूड? तो इस तरीके के सिलेक्शन के लिए जब प्रोग्रामिंग में कोड करते समय आपको कुछ सिलेक्शन करना होता है तो हम 3 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, इफ एल्स एंड इफ एल्स लेडर। समझ में आया? वही होता है एक लूपिंग स्टेटमेंट्स। अब इनकी क्या कहानी होती है मैम? तो लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जब आपको किसी वैल्यू को रिपीट करवाना है।
तो हम यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि आपको नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाना है। अभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। भाई मैम 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर एंड चलते चले जाते हैं इनफाइनाइटली। सपोज मुझे 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने, तो प्रिंट कैसे होंगे, इसके लिए कोड लिखोगे। कैसे कोड लिखोगे, यहाँ कुछ एक चीज है जो अपने आप में रिपीट हो रही है, जरा ध्यान से देखो क्या रिपीट हो रहा है। तो मैम हम ये देख पा रहे हैं कि जब 1 में +1 करते हैं तो 2 आ जाता है, 2 में +1 करते हैं तो 3 आ जाता है, 3 में +1 करते हैं तो 4 आता है, 4 में +1 करते हैं तो 5 आता है, 5 में +1 करते हैं तो 6 आता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हर एक अगला नंबर जनरेट हो रहा है। रिपीट क्या हुआ, रिपीट क्या हुआ, रिपीट हुआ मैम कि जो +1 चलते चले जा रहा है, हर एक नंबर में +1 रिपीट होता जा रहा है, एडिशन रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जब आपको प्रिंट करवाने होते हैं जिसमें कोई टास्क अपने आप में रिपीट होता है, तो उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। और दो टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं जिनको फॉर और व्हाइल कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो अब समझते हैं हम सबसे पहले कौन से सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जिसमें इफ एल्स और इफ एल्स लेटर आते हैं, इनको कैसे लिखते हो, तो उसके सिंटेक्स यहाँ दिए हुए हैं। इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स टेस्ट एक्सप्रेशन और कंडीशन written below will execute if the condition is true, otherwise the statements below will get executed. Means for example, वही सेम एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि यदि if age of person is greater than is equals to 80, यदि एज पर्सन की 18 या 18 से ज्यादा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वैलिड पर्सन, है ना। और नहीं है तो एल्स में क्या लिख दोगे, नॉट वैलिड पर्सन। ठीक है, दिस इज इफ एल्स प्रोग्राम। बात समझ में आ गई। ये आपने यहाँ पे इफ एल्स को यूज किया है। अब पाइथन में एक ब्लॉक में जब कुछ यूज करते हैं तो उसके लिए इंडेंटेशन होता है, बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है जो मैंने आपको बता दिया कि इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18, कॉलन लगा के हम ये बता रहे हैं कि ये इफ का ब्लॉक यहाँ स्टार्ट हुआ है, वैलिड प्रिंट हो जाए। ये इतना स्पेस अपने आप पाइथन लीव करेगा जिसको इंडेंटेशन कहेंगे। इंडेंटेशन की आप एक ब्लॉक के अंदर हो, आप इफ ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हो, इफ ब्लॉक के अंदर आपका स्टेटमेंट है। और यदि नहीं होती है तो एल्स, कॉलन लगाया है, कॉलन के बाद ये पता चल रहा है इस स्पेस के बाद कि अब आप एल्स ब्लॉक में हो। ये एल्स ब्लॉक का कोड है, ये इफ ब्लॉक का कोड है। तो एक ब्लॉक के अंदर आप कोई कोड लिख रहे हो तो वो एक इंडेंटेशन से सेट हो जाता है। ठीक है, सपोज कि एज की वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी, क्या दे दी, 20। तो 20 इज ग्रेटर देन 18, यस, तो वैलिड प्रिंट हो जाएगा, फिर ये प्रिंट नहीं होगा। सपोज मैंने यहाँ पर एज की वैल्यू 20 ना देकर क्या दी, 2। अब बताओ भाई, क्या 2 इज ग्रेटर देन 18? 2 18 से ग्रेटर है क्या, नहीं है ना मैम। तो ये एग्जीक्यूट ना होकर क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। ये इफ एल्स की कहानी है। ऐसी इफ एलिफ भी होता है। इफ एलिफ काम करता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं जिसका एक एक प्रोग्राम बता देती हूँ मैं आपको ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो भाई, यहाँ पे जो एज है हम इनपुट फंक्शन से यूजर से लेंगे, बहुत ध्यान से समझना। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एज इज इक्वल्स टू, है ना, और हम यूजर से एज लेने वाले हैं, राइट। तो इंटीजर में हम ले लेते हैं इसको, पहले तो इंटीजर फंक्शन में लिखेंगे क्योंकि एज इंटीजर में होगी, इंटीजर वैल्यू में होगी। और इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में वैल्यूज को लेता है, इसलिए। और यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर एज। यूजर क्या एंटर करेगा, एज एंटर करेगा। मेरी बात समझ में आ गई, ये कोड समझ में आ रहा है। चाहती तो मैं डायरेक्टली एज इक्वल्स टू 19 20 50 2 5 कुछ भी लिख सकती थी, बट हम चाहते कि यूजर से एज ली जाए। नाउ आई जस्ट प्रेस एंटर, इसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंटर एज। तो सपोज मैंने यहाँ पे एज एंटर किया 80 एंटर कर लेते हैं, चलो 80 साल का पर्सन है, ओके। नाउ आई प्रेस एंटर, अभी एज में क्या आ गया, 80 आ चुका है। अब हम लगाते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 एंड कॉलन। ध्यान रखना मैंने अभी सिर्फ कॉलन तक ही लिखा हुआ है। अभी जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी तो कर्सर यहाँ पे एक स्पेस के बाद लाई करेगा। नाउ आई प्रेस एंटर, तो देखो यहाँ पर ये इतना स्पेस आपको दिख रहा है खाली, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर स्पेस ब्लैंक है, और कर्सर कहाँ लाइन कर रहा है, कर्सर यहाँ लाइन कर रहा है। तो अब आप इफ ब्लॉक के अंदर आ चुके हो। यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन में लिख देते हैं कि भाई वैलिड पर्सन, क्या लिख देते हैं यहाँ पे हम, वैलिड पर्सन, पर्सन इज वैलिड फॉर वोट, अंडरस्टूड। नाउ आई प्रेस एंटर, अभी भी वही लाई कर रहे हो आप। अब आपको बाहर आना है ब्लॉक से, तो एक बार और आपको बैक स्पेस प्रेस कर देना है। अब आप बाहर आ चुके हो और यहाँ लिखेंगे अब हम एल्स, और एल्स में हम लिख देते हैं क्या, एंटर प्रेस करोगे तो एल्स ब्लॉक के अंदर आ गए। देखो ये इंडेंटेशन वापस यहाँ सेट हो गया। एल्स ब्लॉक में हम लिख देते हैं सपोज
प्रिंट, और इसमें लिख देते हैं इनवैलिड पर्सन। क्या लिख देते हैं? इनवैलिड पर्सन। ओके, नाउ आई प्रेस एंटर और बैक एंटर करती हूँ, और इसको एक बार फिर से एंटर प्रेस करोगे आप तो आप कहाँ आ जाओगे? बाहर निकल आओगे प्रोग्राम के। ठीक है जी, देखो क्या आ गया आउटपुट? वैलिड पर्सन। आ गई बात समझ में? क्यों आया? क्योंकि हमने एज की वैल्यू 18 दी थी, 18 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो गया वैलिड पर्सन। यदि आप एज की नई वैल्यू दे दोगे, कुछ भी अलग वैल्यू छोटी जो 18 से छोटी होगी, तो प्रिंट क्या होगा? इनवैलिड पर्सन। बस ऐसे इफ एल्स काम करता है, और इसी तरीके से आप इफ एलिफ को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब उसका प्रोग्राम भी मैं आपको बताऊंगी जब हम इसके प्रोग्राम्स पे आएंगे। देखो टेंशन मत लेना बिल्कुल जरा सी भी, बरखा मैम आपके साथ है, पूरा सपोर्ट है मेरा, आपको कहीं भी हारने या आपको फेल होने नहीं दूंगी, ये मेरा काम है ना, और ये मेरा वादा है आप सभी से। क्या करवाऊंगी? आपको प्रोग्राम्स दूंगी, सॉलिड प्रोग्राम्स, जो आपके आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनकी प्रैक्टिस करना, जिनको रन करके देखना। कॉन्सेप्ट यहाँ समझ ही रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो प्रोग्राम समझ में आएगा, लिख कर आओगे। अंडरस्टूड? चलिए, इफ एलिफ समझ में आ गया, अब आ जाते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स पर। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जो कॉन्टिन्यूअसली किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ठीक है, मैंने कहा आपको 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो स्टार्ट होगा नंबर 1 से, खत्म कहां पर होगा? लूप 10 तक। तो ये लूप 1 से 10 तक कंटिन्यूअसली चलेगा। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड जब कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट कर रहा होता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, तो उसको कहते हैं लूपिंग। तो ये कोड आपका ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे यूज करेंगे हम फॉर लूप का। फॉर लूप आइटरेट्स थ्रू अ पोर्शन ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ सीक्वेंस ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कैसे? ध्यान से समझो, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। क्या करते हो आप? फॉर लूप लिखते हो, कंट्रोल वेरिएबल का नाम लिख देते हो, और वो सीक्वेंस जितनी बार ये यूज होना चाहिए, रन होना चाहिए, और यहाँ पे नीचे उसका स्टेटमेंट आ रहा है। अब ये कैसे मैम? यहाँ देखो इन ऑपरेटर यूज हो रहा है, यदि देख पाओगे आप तो मैंने मेंबरशिप इन और नॉट इन बताए थे ना, इन ऑपरेटर यहाँ यूज होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, क्या लिखा हुआ है? फॉर आई एक वेरिएबल लिया, इन रेंज, रेंज एक फंक्शन है जो क्या करेगा? जो रेंज में आप वैल्यू दोगे उतनी बार चलेगा। रेंज फंक्शन मतलब रेंज में जो भी वैल्यू दी है, 5, 10, 15, तो लूप आपका 5 बार, 10 बार, 15 बार चलेगा, है ना, इतनी रेंज में आपका लूप चलेगा। आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ती चली जाएगी, एक एक करके इंक्रीज होती चली जाएगी। नीचे आपने क्या लिख दिया? प्रिंट पाइथन। क्या प्रिंट करवा लिया आपने? पाइथन। तो अब इस कोड से क्या हो जाएगा? 5 बार आपको पाइथन मिलेगा लिखा हुआ। ये देखो 5 बार लिखा हुआ दिख रहा है पाइथन, क्योंकि आई की वैल्यू पहले हुई 1, आई की वैल्यू पहले क्या हुई? आई की वैल्यू पहले हुई 1, क्योंकि यहाँ पर 1 की मदद से क्या प्रिंट हुआ? एक बार पाइथन प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू फिर बढ़ी 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। 5 से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि हमने रेंज की वैल्यू 5 दी हुई है। तो ये लूप 5 बार चलेगा और जो स्टेटमेंट अंदर लिखा होगा वो 5 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सेम एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि नंबर प्रिंट करवाने हैं फॉर आई इन रेंज 5, और पाइथन की जगह हमने प्रिंट करवा ली आई की वैल्यू। तो देखो ये 5 बार आपको लूप चलता दिख रहा है, 0 1 2 3 4, स्टार्ट 0 से होगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 हो गए 5 नंबर, दोनों चीजें आपके सामने हैं। अब इसको जरा रन करके देखते हैं क्या वाकई फॉर लूप इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या, यहाँ मैं लिख देती हूँ सपोज फॉर लूप आई, ठीक है, ध्यान से समझना, क्लिक कर लेते हैं इस पे, यस, फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। रेंज फंक्शन में जो लिखोगे उतनी बार लूप चलेगा बेटा, ध्यान रखना। रेंज फंक्शन में सपोज मैंने लिखा 5 और कॉलन लगाना है क्योंकि अब हम लूप के अंदर आएंगे, तो ब्लॉक ऑफ कोड, कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, कोड यहाँ पे लिख रहा हुआ है आप, ठीक है। तो अब ये फॉर लूप में क्या रिपीटेशन होने वाला है? प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं सपोज पाइथन, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया क्लोज। नाउ आई प्रेस एंटर, तो देखो ये पाइथन आपको 5 बार दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो आ गया 5 बार। क्यों? क्योंकि आई के अंदर आ चुका है वो 1 2 3 4, आई की वैल्यू 5 बार चलेगी, रेंज की वैल्यू 5 है, लिमिट हमने दे दी कि 5 बार लूप चलेगा, और प्रिंट क्या होगा? पाइथन प्रिंट हो गया, जो हो गया। आगे देखो, यदि मैं इसको फिर ऐसे लिखती हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 और लगाती हूँ कॉलन, एंटर प्रेस करती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सपोज प्रिंट आई। अब हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अब हम आई की वैल्यू, जो हमने काउंटर यहाँ पे यूज किया है ना, उस काउंटर की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। नाउ आई जस्ट प्रेस एंटर, तो आप देख रहे हो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 दिख रही है, ठीक है। सेम फॉर लूप मैंने यहाँ पे रन करके आपको बताया। अभी फॉर लूप को भी रन करने के अपने बहुत सारे तरीके होते हैं। आप नेगेटिव नंबर्स भी प्रिंट करवा सकते हो, रेसिप्रोकल भी प्रिंट करवा सकते हो, इसके लिए आप अलग अलग तरीके से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो।
ठीक है, जो मैं आपको प्रोग्राम जब हम रन करेंगे ना तब बताऊंगी। तो फॉर लूप की कुछ कहानी है जो आपको समझनी है। रेंज ऑफ 5 रिटर्न 0 1 2 3 4 वैल्यूज। हर आइट्रेशन में लूप वैल्यू जो है एक एक से इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई की वैल्यू 5 बार चलेगी, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 बार चलेगी, 5 बार लूप आपका चलेगा, जिसकी मदद से जो स्टेटमेंट अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो वट एवर इज गिवन इनसाइड द लूप, लूप एग्जीक्यूट्स इट्स रिपीटेडली अंटिल द रेंज फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाइड, इट्स सेटिस्फाइड। ठीक है, आई बात समझ में। Now for loop iterates over each time its sequence until it reaches the end of the sequence. Sequence का end नहीं होता है भाई, मैंने लिखा है यहाँ पर range of 5, तो इसका मतलब कि यहाँ पे sequence 1 2 3 4 मतलब 0 से स्टार्ट होगा 5 तक चलेगा। तो ये जो for loop आप चलाओगे ना, for I in, ये I है, I in range, तो ये I की जो वैल्यू, ये I की वैल्यू है, पहले 0 के लिए चलेगी, फिर 2 के लिए, 1 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, यहाँ पे आके sequence end, तो loop end। समझ में आ गई बात? यही लाइन यहाँ लिखी। आखिरी इसी के साथ में इस सेशन को यहाँ खत्म करूंगी, लास्ट टॉपिक। ठीक है, आई नो कि आप बहुत देर से सुन रहे हो, बट आई होप कि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। बहुत बेसिक चीजें समझा रही हूँ। यहाँ पे जितने भी इसके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होंगे फॉर लूप के, इफ एल्स के, वो सब मैं आपको करवा दूँ। आखिरी टॉपिक आज के सेशन का CSV फाइल्स, और इसके साथ में बेसिक्स को खत्म करेंगे। आखिर ये CSV फाइल्स होता क्या है? CSV फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना। कॉमा सेपरेटेड फाइल्स जब आप चाहते हो किसी टेब्यूलर फाइल पर काम करना। फॉर एग्जांपल कि मैं बात कर रही हूँ आपका रोल नंबर, आपका नेम और आपकी क्या फीस है, ये आपको एंटर करना है। तो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों के नाम, क्लास और उनकी फीस एंटर करना है। तो आप इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाओगे ना, टेबुलर स्ट्रक्चर, जहां 101 102 103, फिर स्टूडेंट के नाम लिखोगे, सपोज राम, श्याम, मोहन, उनकी फीस जो भी रहेगी 800 900 1000 वगैरह जो एंटर करोगे। तो एक टेबुलर स्ट्रक्चर यदि आपको क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम CSV फाइल्स का यूज कर लेते हैं। CSV फाइल्स के लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है जिसको CSV इंपोर्ट CSV कहते हैं, और इसकी मदद से आप किसी एक्सटर्नल CSV फाइल का डेटा अपने पाइथन कोड में यूज कर सकते हो। पाइथन कोड से CSV फाइल में रीड और राइट कर सकते हो पाइथन की मदद से। तो इट लुक्स सिमिलर टू स्प्रेडशीट, बिल्कुल स्प्रेडशीट, एक्सेल देखा है ना, एक्सेल में स्प्रेडशीट होता है वैसा ही होता है, बट इंटरनली इट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट। CSV फाइल में जो डेटा होता है ना वो कॉमा से सेपरेट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। आपको इस तरीके से रो कॉलम में नहीं दिखेगा, आपको ये कैसे सेपरेट होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे बाकायदा आपको लाइंस दिख रही है ना, ये इस तरीके से होगा, रो, फीस, रोल नंबर, नेम, फीस, 101 राम, ये कॉमा से सेपरेट होगी। ये वैल्यूज किससे सेपरेट होती है CSV फाइल में? कॉमा से सेपरेट होती है। बात समझ में आई? Each record consists of more than one fields. The CSV module of Python provides functionality. Python का CSV मॉड्यूल है जो आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे मैम? तो यदि आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो, उसमें रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हो, सपोज हम बात कर लें student.csv फाइल की, तो इसके लिए आपको किस तरीके से इसको यूज करना होगा, ध्यान से समझो। ठीक है जी, हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी जिसका नाम है CSV। CSV नाम की एक लाइब्रेरी है जिसमें आप फाइल्स पे काम कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो, उसमें डेटा को रीड और राइट कर सकते हो टेबुलर फॉर्मेट में, बट यहाँ पे जो सेपरेशन होता है फाइल का वो कॉमा से होता है। यदि रीड मोड में आपको ओपन करनी है फाइल को, तो फाइल इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम स्टूडेंट है, student.csv से फाइल को सेव करोगे। आर बता रहा है मोड, कि फाइल किस मोड में ओपन की गई है, रीड मोड में ओपन की है तो आर हमने यहाँ सेट कर दिया। अब यदि आप फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाहते हो, फाइल में कुछ लिखना चाहते हो, फाइल को रीड करना है तो आर मोड में ओपन करना, फाइल में कुछ एंटर करना है, डेटा वैल्यूज लिखना है तो डब्ल्यू मोड में ओपन करना है। ये राइट मोड को बताता है। फाइल का नाम लिखना है वही सही तरीका है, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, ऐसे ही लिखना है। अब यदि आप किसी फाइल को क्लोज करना चाहते हो तो फाइल डॉट क्लोज फंक्शन को कॉल करोगे। फाइल ओपन करना है तो ओपन फंक्शन का यूज करोगे, फाइल क्लोज करना है तो क्लोज फंक्शन का यूज करोगे। यदि आपको रोज को राइट करना है तो रो राइट करने के लिए, नई रो बनाने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं आप राइट रो फंक्शन या CSV.writer फंक्शन, जिसमें आप फाइल का नाम लिखते हो। और यदि आपको रीड करनी है, फाइल में से रो को रीड करना है तो CSV.reader फंक्शन यूज किया जाता है, ध्यान रखना। और एक लूप यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि फाइल में बहुत सारी लाइंस होती है, एक से ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, तो यहाँ पे हमने एक लूप यूज कर लिया जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हर एक रिकॉर्ड को रीड करता जाएगा। कब तक रीड करेगा? जब तक फाइल का एंड नहीं आता है। मेरी बात समझ में आई? तो फॉर REC नाम से एक रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल ले लिया इन डिटेल्स।
फाइल को तब तक रीड करेगा जब तक फाइल का एंड नहीं मिलेगा, और प्रिंट करता जाएगा एक एक रिकॉर्ड को। एक रिकॉर्ड को रीड किया, उसको प्रिंट किया, फिर दूसरा रीड किया, फिर उसको प्रिंट किया। ये कब तक रीड होगा? जब तक कि पूरी फाइल की डिटेल्स नहीं हो कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो लूप आपको लगाना पड़ेगा किसमें? रीडिंग और राइटिंग दोनों में। ठीक है जी, बात समझ में आ गई अच्छे से? राइटिंग में तो नहीं, बट रीडिंग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग में तो हम वैल्यूज लिख देंगे जो आपको ऐड करनी है। अंडरस्टूड दिस थिंग? अब इसको यूज कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ये भी प्रैक्टिकली बताऊंगी, डोंट पैनिक। सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली एक एक बार करके जरूर बताऊंगी, ताकि आप जब प्रैक्टिकल करने बैठोगे ना, इन कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको भी क्रिस्टल क्लियर होती जाए सारी चीजें। अभी देखो, सपोज हमने एक सीएसवी फाइल बना ली, स्टूडेंट डॉट सीएसवी एक्सटेंशन से फाइल को सेव कर लेना। फाइल को सेव करने के बाद हम चाहते हैं कि फाइल में डेटा को रीड करें, कि फाइल में जो भी लिखा हुआ है वो डेटा आपका रीड हो जाए। तो पाइथन कोड में आपको पहले सीएसवी को इंपोर्ट करना है। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, देखो फाइल का नाम लिख देना है, पूरा पाथ, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, कहां पर आपकी फाइल है उसको पाथ के साथ लिख देना। ओके, और आर रीड मोड है, फाइल को रीड कर रहे हैं तो आर मोड ओपन कर लिया। डिटेल्स सारी फाइल की आ जाएगी इस डिटेल्स नाम के वेरिएबल में, सीएसवी डॉट रीडर फंक्शन की मदद से। सीएसवी डॉट रीडर फंक्शन क्या करेगा? फाइल की जितनी भी वैल्यूज है, सीएसवी फाइल की जितनी भी रिकॉर्ड्स है उनको रीड करेगा और डिटेल्स में कॉपी कर देगा। अब फॉर लूप चला, एक एक रिकॉर्ड पढ़ता चला जाएगा, डिटेल से मैच होता जाएगा। जहां डिटेल्स में एंड ऑफ फाइल मिल गया वहां पे रिकॉर्ड प्रिंट होना बंद हो जाएगा। पहला रिकॉर्ड मिला, प्रिंट हुआ, दूसरा रिकॉर्ड मिला, प्रिंट हुआ, तीसरा रिकॉर्ड मिला, प्रिंट हुआ। ये कब तक चलेगा सीक्वेंस? जब तक रिकॉर्ड फाइल में रीड होते जाएंगे। जैसे ही फाइल में डिटेल्स में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा। तो फाइल में सपोज 4 डिटेल्स थी, तो ये 4 डिटेल्स के लिए 4 रिकॉर्ड आपके प्रिंट हो गए फॉर लूप की मदद से। ठीक है, चलो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट कर लेना है। मैं डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाती हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आता है। अब फाइल आप एक्सेल में बना लो या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बना लो, अल्टीमेटली सीएसवी से सेव करना है बस आपको। सपोज मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया, और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में नाम अभी हम बाद में देंगे, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ओपन कर ले रही हूँ सपोज नोटपैड में। ध्यान से समझना, मैंने कहा इसको ओपन कर लिया जस्ट वंस इन नोटपैड। तो ये आपकी फाइल नोटपैड में ओपन हो गई। ठीक है, इसको सबको क्लोज कर दो। अब यहाँ पे ना मैं बेसिकली एक सीएसवी फाइल क्रिएट कर रही हूँ, ध्यान से समझना। मैंने लिखा RN रोल नंबर, ओके, कॉमा लगाया, फिर मैंने लिखा नेम, कॉमा लगाया, और लिखा मैंने यहाँ पर क्लास। अंडरस्टूड? दिख रहा है? चलो एंटर प्रेस किया। रोल नंबर में मैं सपोज 101 लिख देती हूँ, कॉमा लगाती हूँ। नेम सपोज मैं लिख देती हूँ राहुल, ठीक है, कॉमा लगाया। क्लास लिख दी सपोज 10th, एंटर प्रेस किया। दूसरा 102 रोल नंबर एंटर किया, नाम लिख दिया सपोज राम, ठीक है, एंटर प्रेस किया, और क्लास लिख दी 11। फिर हमने तीसरी एंट्री करी 103 नाम से, रोल नंबर से, नाम लिख दिया सपोज उर्वशी, ठीक है, और हमने क्लास लिख दी सपोज 9th। तो ये हमने एक फाइल बना ली यहाँ पर, ये भी टेक्स्ट फाइल है। एक्सेल भी खोलोगे तो एक्सेल में भी इस तरीके की एक्सेल की फाइल मिलेगी, कहीं पे भी फाइल बना सकते हो। अब इसको करना क्या है? डॉट सीएसवी से सेव कर देना है। तो मैं आती हूँ यहाँ पर फाइल पर, और यहाँ पर आ जाती हूँ सेव एज पर, ठीक है, और इस फाइल को अब मैं यहाँ पर नाम देके सेव करती हूँ सपोज स्टूडेंट डॉट, देखो स्टूडेंट सही लिखना है ना, स्टूडेंट डॉट, डॉट लगा के लिखोगे CSV। आप इस फाइल को सेव कर रहे हो CSV नाम से, और डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो, लोकेशन भी आपने दे दी बढ़िया तरीके से, एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। तो अब ये जो आपकी फाइल है वो student.csv नाम से सेव हो चुकी है। हियर्स योर फाइल student.csv, देख पा रहे हो आप? ठीक है, इस फाइल पे राइट क्लिक करो। क्यों कर रहे हैं राइट क्लिक? क्योंकि इस फाइल का हमें पूरा पाथ चाहिए। पाथ कहां से मिलेगा? प्रॉपर्टीज से जाकर। ये प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ से इसको पूरे पाथ को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, देखो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फाइल का नाम है student.csv, और इस पाथ को Ctrl+C से कॉपी कर लेना, तो पाथ में कोई गलती नहीं होगी, है ना। कॉपी कर लिया, कैंसिल कर दो। अब आ जाओ पाइथन पर, और यहाँ मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी आपके लिए पाइथन की एक फाइल बनाई हुई है जिसमें पूरा कोड लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, इंपोर्ट CSV, ये फाइल में जाके न्यू पे आओगे तो फाइल खुल जाएगी, जहाँ कोड लिख देना विथ ओपन फाइल नेम। अब इस जो फाइल नेम में लिखा है ना, इस फाइल नेम की जगह जो मैंने फाइल का नाम अभी कॉपी किया है उसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे पेस्ट। Ctrl+V, सी ड्राइव में, यूजर में, एडमिन में, डेस्कटॉप पर आपकी फाइल है। किस नाम से है भाई? स्टूडेंट नाम की फाइल है, student.csv नाम से, है ना। और ये जो आपके जो यहाँ पे स्लैश लगे होते हैं ना, इन स्लैश को कन्वर्ट कर देना इसमें, याद रखना, नहीं तो एरर आएगी बेटा, है ना। वो यूनिकोड स्पेस वाली एरर ले लेगा। तो जितने भी आपने स्लैश लगाए हुए बीच में, स्लैश को बैकवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब क्या होगा इससे? आपने मोड सेट कर लिया कि रीड मोड में फाइल खोलना है, और एज फाइल, और रीडर इक्वल्स टू आपके
आपने ले लिया CSV डॉट रीडर, रीडर ले लो या डिटेल फंक्शन ले लो, कोई भी वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे डिटेल भी ले सकते हो। देखो फॉर लूप चलाया और इन लगा के रीडर तक जहां तक फाइल का एंड नहीं मिलेगा वो प्रिंट करवा लिया एक एक रो को, एक एक रिकॉर्ड को, 3 रो क्रिएट करी, तीनों रो रीड होगी। अब क्या करना है, इस फाइल को सेव करो, कंट्रोल एस से इस पाइथन की फाइल को सेव कर रहे हैं हम। सपोज मैं इसको अगेन डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ .py एक्सटेंशन से। तो मैंने इसको सपोज फाइल को रीड कर रहे हैं तो r.py से इसको सेव कर देती हूँ, ये फाइल सेव हो गई। अब इसको करेंगे रन, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, या F5 से भी आप रन कर सकते हो, तो आप देखोगे इसका आउटपुट आपको दिख रहा है। ये इंटरप्रेटर मोड पे आ गए, और जो फाइल मैंने अभी पाइथन सॉफ्टवेयर, ये पाइथन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे हमने उस CSV फाइल को एक्सेस कर लिया। पाइथन में हमने CSV फाइल को रीड किया है, तो रीड किया है तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ में आपको शो हो रही है। जितने रिकॉर्ड्स मैंने एंटर किए थे वो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। अब आप पाइथन की मदद से उस फाइल में वैल्यूज को राइट भी कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। कैसे करेंगे मैम, तो अगेन मैंने यहाँ पर एक फाइल और बनाई हुई है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मैंने 2 फाइल्स ऑलरेडी यहाँ बनाई हुई थी, तो अब हम देख लेते हैं एक और फाइल कि आपको राइट कैसे करना है। तो डेटा को राइट करने के लिए क्या करोगे, आ जाना पाइथन पर वापस, ठीक है जी, ये ओपन हो जाए जल्दी से। ओके, क्या हो गया, हैंग हो गया, चलो इसको मिनिमाइज करते हैं फिर ओपन करते हैं। यस, नाउ इट विल ओपन। देखो यहाँ पे देखो, ये राइटर की मैंने रीड फाइल बनाई हुई है, ऑलरेडी एक राइट करने के लिए भी फाइल बनाई हुई है। तो जब आपको फाइल को राइट करना होता है तो आप W मोड में फाइल को ओपन करते हो, ठीक है, और वही WR नाम से एक वेरिएबल बना लिया, बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं CSV डॉट राइटर फंक्शन का। फाइल को रीड करना होता है तो CSV डॉट रीडर फंक्शन का यूज करते हो, ठीक है। और एंट्री क्या करना है, ये एंट्री करना है मैम, हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। सपोज कि हमें एंटर करना है राइट रो में, जो रोल नंबर होगा वो 105 होगा, नाम होगा कैलाश, और इसके बाद जो इसकी क्लास होगी सपोज वो होगी क्लास 10th, ठीक है जी, ये हमें एंट्री करवानी है। तो फाइल का नाम पहले तो आपको यहाँ लिखना होगा, फाइल का नाम हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, मिनिमाइज करते हैं उसको। फाइल का नाम अभी हम वही रीड फंक्शन से जो हमने लिखा था ना फाइल का नाम, वही फाइल का नाम यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लो पूरे पाथ सहित। ओके, तो मैं यहाँ से इस फाइल को कॉपी कर लेती हूँ, फाइल के नाम को, एंड उसको हम राइट मोड में चले जाते हैं, राइट वाली जो फाइल है, और वहां पे इस फाइल का नाम लिख देते हैं। तो फाइल का नाम आपको सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखना है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ये मैंने फाइल का नाम लिख दिया, ये राइट का कोड हो चुका है, ठीक है। अभी हमने रीड कोड देखा, ये राइट कोड है जिसमें आपको 105 कैलाश 10th क्लास का बच्चा है, ये एंट्री आपको CSV फाइल में करनी है। जाकर कुछ नहीं करना, फाइल को कंट्रोल एस से सेव कर लो। ये दूसरी फाइल है आपकी राइट वाली, तो मैं w.py से इसको सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पर ही, कहीं भी सेव कर सकते हो उसको, नो इशू। अभी क्या करना है, F5 से रन करती हूँ, ये F5 प्रेस किया तो यहाँ आप देखोगे कि आपको जो है वो एंट्री मिल जाएगी। अभी आपको यहाँ फाइल नहीं मिल रही है, ये हम एंट्री देखेंगे फाइल में हुई कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ मिनिमाइज कर देते हैं इसको, हम आते हैं अपनी CSV फाइल पर। ये student.csv फाइल है। नाउ आई ओपन दिस, इस फाइल को मैं ओपन कर लेती हूँ। आप देखना फाइल जैसी खुलेगी, अच्छा फाइल ऑलरेडी ओपन है शायद, है ना। चलो यहाँ से ओपन कर लेते हैं फाइल को, राइट क्लिक करके ओपन कर लो। ओके, दिस इज ओपन। तो जैसे ही फाइल ओपन होगी ना, अब इसको आपको कहाँ एक्सेल में ओपन करना है, तो डिफॉल्ट ही एक्सेल दे रहा है ऑप्शन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, CSV फाइल तो कहीं पे भी खुल जाती है। तो जैसे ही आपकी फाइल ओपन होगी तो आप देखोगे यहाँ पे वो नई एंट्री आपको देखने को मिलेगी। ये देखो आपको नई एंट्री देखने को मिल रही है 105 कैलाश 10। एक्सेल में ओपन किया, आप चाहो तो वहां भी फाइल को ओपन करोगे तो आपको चारों पांचों एंट्रीज दिख जाएगी। तो ये हमने पाइथन से राइट रो फंक्शन की मदद से ये एंट्री उस पर्टिकुलर फाइल में की है। आप चाहो तो CSV फाइल को एक्सेल में भी क्रिएट कर सकते हो। तो बस आपको समझाने का 2 ही मोटिव था कि CSV फाइल में आप डेटा को रीड भी कर सकते हो, CSV फाइल से आप डेटा को राइट भी कर सकते हो। इसको जाके खोलोगे ना तो ये वहां भी खुल जाएगी फाइल आपकी, ठीक है। दोनों तरीके से ओपन कर सकते हो, पूरी डिटेल्स आपको फाइल की वहां मिलेगी। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। तो 2 मैंने फाइल्स आपको बता दी, रीड फंक्शन के थ्रू भी आप फाइल में डेटा को रीड कर सकते हो, और राइट फंक्शन की मदद से आप फाइल के डेटा को राइट कर सकते हो। ओके, और इसी के साथ में ये सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। चलो, तो अब इतना तो क्लियर हो गया मैम कि पाइथन के बेसिक्स क्या हैं और इनको कैसे यूज करना है, इसके कोड को कैसे रन करना है। यदि ये समझ में आ गया है तो अगली बार मैं इसका आगे वाला सेशन लेकर आने वाली हूँ, पार्ट 2, जिसको बिल्कुल मिस मत करना, जिसमें हम पाइथन के एडवांस लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, वो ये कि आप इन 2 वीडियो से तैयार कर लोगे अपने 40 नंबर 50 नंबर का प्रैक्टिकल पूरा, है ना। तो दोनों लेक्चर्स बिल्कुल मत मिस करना, और इन लेक्चर्स की मदद से आप अपने प्रैक्टिकल को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो 40-50 नंबर जो है वो आपके हाथ में पक्के हो जाएंगे, है ना जी। बाकी आगे पूरी पिक्चर अभी बाकी है,
जिसके लिए वीडियोस ऑन द वे है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।